हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को हम लगा रहे हैं और एमपी जीके के यहाँ पर हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो 2026 वाली बुक आ चुकी है इसके माध्यम से हम जो है कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश एक दृष्टि में मध्य प्रदेश का भूगोल के बारे में बात कर रहे थे। आज का जो हमारा चैप्टर है मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा ऋतु और तापमान के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट के बारे में, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जो है बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारी 15 चैप्टर की वीडियो लग चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जो है बात करेंगे। 16 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे जलवायु का वर्गीकरण, फिर मध्य प्रदेश की ऋतुएं, वर्षा की परिवर्तनशीलता, मौसम कैलेंडर, मध्य प्रदेश में मानसून और गोवा प्लान के कुछ तथ्य के बारे में जो है पूछने वाले बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु में सबसे पहले मैप को देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पूरा मध्य प्रदेश का मैप है, आप सभी को पता है। और उत्तर के मैदान में अगर हम बात की जाए थोड़ी सी, तो गर्मी जो है अधिक पड़ती है और ठंडी भी अधिक पड़ती है। वहीं बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में बात किया है तो गर्मी साधारण पड़ती है, ठंड जो है अधिक पड़ती है। वहीं मालवा के पठार में गर्मी साधारण पड़ती है, ठंड भी साधारण पड़ती है। और दक्षिण में बात किया है तो गर्मी अधिक पड़ती है और ठंडी जो है साधारण पड़ती है। ये चाहो तो आप इसका जो है मैप भी एक बार आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर एक बार जो है इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो। इसके बाद इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जो है बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम अपनी पूरा रिटर्न में बात करने वाले हैं ना, तो आप लोग इसको थोड़ा सा धैर्य के साथ जरूर देखिएगा। एक बार नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप लोगों को कर लेना है। मध्य प्रदेश की जलवायु में सबसे पहले हम मौसम के बारे में बात की जाए तो वायुमंडल में जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है, एक छोटे समय के लिए परिवर्तन होता है, उसे मौसम के अंतर्गत रखते हैं। एक होता है जलवायु, जो कि वायुमंडल में एक लॉन्ग टर्म के लिए परिवर्तन होता है, लगभग 30-35 सालों के लिए जब परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। और मौसम 2 से 4-6 महीने या साल भर में चेंज होता रहता है, उसे हम मौसम कहते हैं। जो लंबे अंतराल के बाद, मतलब 30 साल 25 साल ऐसे अंतराल के बाद चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। मध्य प्रदेश की अगर जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, मानसून कहते हैं। और महाद्वीपीय जलवायु इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भू अवस्थित राज्य, मतलब कि बीचों बीच में है मध्य प्रदेश राज्य, किसी भी आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर आपके किसी महासागर या सागर से नहीं लगा है, इसलिए हम भू अवस्थित राज्य होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत इसको रखते हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र के बारे में, जैसे उत्तर का मैदान विषम जलवायु पाई जाती है, अधिक गर्मी होती है और अधिक ठंडी पड़ती है। मालवा का पठार में सम जलवायु पाई जाती है, सामान्य गर्मी होती है लेकिन सामान्य ठंडी भी पड़ती है। बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य गर्मी होती है और अधिक जो है ठंड पड़ती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है और सामान्य जो है ठंडी होती है। तो यहाँ पर हमने एक मैप के माध्यम से भी पहले ही आपको समझाया हुआ था। कई स्रोतों में ऐसा बताया जाता है कि बिंद सतपुड़ा जलवायु क्षेत्र को अलग अलग सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र और बघेलखंड पठारी क्षेत्र के रूप में विभाजित जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी स्थित है, जहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है कहलाती है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र एवं विस्तृत वर्णन करेंगे, एक एक करके बात करने वाले हैं। उत्तर मैदान की जलवायु, मालवा पठार की जलवायु, सतपुड़ा बिंद की जलवायु के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा आप लोग के लिए अपडेट है, हमने अपने ऐप पर जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है ना, एमसीक्यू की यहाँ पर जो है आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम यूपीएससी नट है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे यूपीएससी नट, आपको वहां मिल जाएगा। पीपीएस क्यों नाम दिया गया है? प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। यहाँ पर हम यूनिट वाइज आपके लिए एमसीक्यू लगवा रहे हैं। 7,000 से ज्यादा एमसीक्यू है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेंगे। अंतिम समय में एमसीक्यू लगाना ही बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होती है। खैर, मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र के बारे में बात किया है तो सबसे पहले उत्तर का मैदानी क्षेत्र के बारे में बात किया है। समुद्र से दूर होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की आती है, जिस कारण यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है वो अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडी भी पड़ती है। शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किए जाते हैं।
दूसरा आता है मालवा का पठार, जहाँ की सम जलवायु देखने को मिलती है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो मालवा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है, जिसे हम सम जलवायु के अंतर्गत जो है रखते हैं। चीनी यात्री फायान आया था, उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में घोषित किया है। मालवा पठार के अंतर्गत इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, रतलाम आदि प्रमुख शहर जो है आते हैं। आदर्श जलवायु के कारण मालवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है माना जाता है। इसके बाद तीसरा आता है विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी होती है और शीत ऋतु में बात किया है तो अधिक ठंडी पड़ती है। तो विंध्य के सतपुड़ा क्षेत्र में बात किया है तो गर्मी जो होती है सामान्य होती है, लेकिन जो ठंडी होती है वो अधिक पड़ती है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी, अमरकंटक इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। चौथा आता है नर्मदा घाटी क्षेत्र, जो कर्क रेखा के समीप होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो अधिक होती है, लेकिन शीत ऋतु जो होती है वो सामान्य नॉर्मल ठंडी होती है। इसके अंतर्गत नर्मदापुरम, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा क्षेत्र जो है शामिल किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित करने वाले कुछ कारक भी हैं। भाई विभाजित होता है तो कैसे होता है? इसका सबसे पहला कारण है भू आवेष्टित राज्य। चारों ओर से भूमि से घिरा होने के कारण यहाँ का तापमान जो है वो अधिक पाया जाता है, इसलिए भू आवेष्टित राज्य के कारण भी यहाँ की जलवायु का विभाजन होता है। दूसरा कारण है कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरने के कारण यहाँ पर गर्मी जो है अधिक पड़ती है। तीसरा कारण है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में जो है अधिकता देखने को मिलती है। चौथा कारण है पर्वतों की स्थिति। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के कारण यहाँ वर्षा का अधिक होना भी देखने को मिल जाता है। पांचवा कारण है भूमध्य रेखा से दूरी। मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। और अंतिम कारण है पठार। पठार एवं उच्चावच की अधिकता के कारण यहाँ पर सम जलवायु भी जो है देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश में अगर वर्षा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वर्षा जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। अगर कभी ऑप्शन आ जाए कहां से प्राप्त होती है तो आपकी अरब सागर से प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी से भी प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम मतलब समझते हो ना, नॉर्थ वेस्ट वाला, तो आपका ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिम सॉरी ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है वहां पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। जब आप वर्षा में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले 3 जिले हैं, जिनमें बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडल जिलों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड जिला का गोहद है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान नर्मदापुरम जिला का पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट है और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा औसत वाला जिला भिंड है। ध्यान रखिएगा, तो ये 4 से 5 पॉइंट इंपोर्टेंट है। वर्षा की परिवर्तनशीलता किसे कहते हैं? औसत वर्षा से कम या अधिक होने को परिवर्तनशीलता के अंतर्गत जो रखते हैं। अगर औसत वर्षा मान लो 112 सेंटीमीटर है, अगर इससे कम होती है और या इससे ज्यादा हो जाती है तो इसे परिवर्तनशीलता के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य का औसत जो परिवर्तनशीलता है 19.5 है। ध्यान रखिएगा, वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जो है बढ़ती चली जाती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ परिवर्तनशीलता जो है कम है, जबकि उत्तर पश्चिम भाग में परिवर्तनशीलता ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा जो है कम होती है, फलस्वरूप वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक देखने को मिलती है। कठीवाड़ा, पचमढ़ी, अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है। अगर आप देखा जाए तो दक्षिण से अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती चली जाए। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की चोटियां अधिक ऊंची हैं और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों में अधिक वर्षा करती है। इसकी कुछ हवाएं ताप्ती, नर्मदा घाटी गैप से आकर जो है कठीवाड़ा, पचमढ़ी, अमरकंटक क्षेत्र में जो है वर्षा अच्छी तरीके से करवा देती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में मौसम कैलेंडर की बात की जाए तो जनवरी में अगर बात की जाए न्यूनतम तापमान पाया जाता है। फरवरी के माह में शीत ऋतु की समाप्ति होती दिखती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत देखने को मिलती है। मार्च के महीने में सर्वाधिक तापमांतर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अप्रैल में लू या प्री मानसून देखने को मिलता है। मई के महीने में अधिक गर्म महीना होता है जिसे लू कहते हैं। जून में ग्रीष्मकालीन मानसून आगमन हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में द्वितीय गर्मी होने लगती है और नवंबर दिसंबर में मावठ जैसे हल्की वर्षा देखने को जो है आपकी सर्दियों वाली वर्षा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में तापमान की अगर बात किया, मध्य प्रदेश में ये चैप्टर ना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्ट तौर पर क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं।
मध्य प्रदेश में तापमान की बात किया तो सर्वाधिक तापमान मई के महीने में देखने को मिलता है और सबसे कम तापमान जनवरी के माह में देखने को मध्य प्रदेश में मिलता है। और जो सर्वाधिक तापांतर का माह है वो आपका मार्च के महीने में देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा तापमान मई के महीने में, सबसे कम तापमान मार्च के महीने में, तापांतर मार्च के महीने में देखने को मिलता है। तो मई, जनवरी और मार्च। सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान की बात करें तो गंजवा सौदा है, जहां पर 48.9 सेंटीग्रेड तापमान 1995 में देखने को मिला था। फिर उसके बाद खजुराहो में दूसरी बार 18 में 49.2 सेंटीग्रेड देखने को तापमान मिला है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला की बात किया तो इंदौर शहर में है। सितंबर अक्टूबर माह में जो पड़ने वाली गर्मी होती है उसे द्वितीय गर्मी जो है कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापमांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता चला जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ मानचित्र रेखाएं हैं, जैसे समताप आइसोथर्म्स की बात किया है तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। जनवरी में 21.1 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में जो है बांटती है। समदाब आइसोबार समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है तो पवनों की दिशा पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। समवर्षा रेखा की बात किया तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। 60 डिग्री सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश को पूरब और पश्चिमी दो भागों में विभाजित करती है। देखो दो चीजें याद करो, वर्षा की बात किया है तो पूरब एवं पश्चिम दो भागों में विभाजित करती है। तापमान की बात किया है तो उत्तर और दक्षिण को विभाजित जो है करती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की बात किया है तो शीतकाल के समय में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मैदानों में जो होने वाली वर्षा होती है हल्की पूरी, उसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और यह वर्षा रबी फसल के लिए इंपोर्टेंट होती है, जिसमें गेहूं, सरसों, चना लाभदायक जो है फसल मानी जाती है। मध्य प्रदेश में मानसून की बात किया तो एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून है, दूसरा शीतकालीन मानसून है। सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून को देखने से पहले शीतकालीन मानसून को देखें तो मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश का होना शीतकालीन मानसून माना जाता है। यह गेहूं, चना, सरसों, मटर की रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है, जो शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। दूसरी मध्य प्रदेश में जो कि इंपोर्टेंट है, ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा होती है, जो कि जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। और इसके अंतर्गत चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों को लाभदायक जो है माना जाता है। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है, क्यों है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो पवनें हैं जब कोलकाता से उत्तर भारत मैदान में प्रवेश करती हैं तब वह फेरेल के नियमानुसार कोरियलिस बल के कारण ये पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ जो है अच्छी खासी वर्षा कराती हैं और बुंदेलखंड में जो है कम वर्षा कराती हैं। इसी कारण भारत के उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो फैला बुंदेलखंड क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त रह जाता है। एक जंतर मंतर वेधशाला है जो एग्जाम के पॉइंट से इंपोर्टेंट है। यह वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने 1719 में उज्जैन में किया था। बात की जाए तो वे दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। चलिए कुछ खबर समाचार पन्नों में रहती है, एक नजर इस पर भी मार लेते हैं। 21 जून 2025 को 12 मिहिर तारामंडल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थापित जो है किया गया है और यह एक आधुनिक वेधशाला है। अब इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। किस जिले में किया गया है? उज्जैन जिले में किया गया है। उज्जैन जिले के कहां पर? तो डोंगला में स्थापित जो है किया गया है। किस चीज को? तो 12 मिहिर तारामंडल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डोंगला में स्थापित जो है 21 जून 2025 को किया गया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की ऋतुएं, और आप सभी को पता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु होती है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है आपका 16 फरवरी से लेके 15 जून जो है माना जाता है। सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। मतलब कि सूर्य जैसे ही, ये मान लो आपको भूमध्य रेखा हो जाएगा, विषुवत रेखा, और सूर्य जैसे ही उत्तर की ओर चलता चला जाएगा वैसे ही मध्य प्रदेश या भारत का तापमान जो है बढ़ने लगता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना सबसे गर्म कहलाता है और मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान में सबसे अधिक तो तापमान का अंतर देखने को मिलता है मार्च के महीने में, जिसके कारण क्या है? तो आसमान साफ हो जाता है और कम आर्द्रता होती है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अतापीय वर्ग मतलब कि मेगा थर्मल तापमान क्षेत्र में आता है और इस ऋतु को मध्य प्रदेश में उनाला के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश में किस नाम से? उनाला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वर्षा ऋतु का समय आता है 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। जून में वायु जो है आर्द्रता बढ़ने लगती है, जो वायु में जो आपकी पार्टिकल्स है वो आर्द्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि सागरों के जो ऊपर से उठने वाली हवाएं होती हैं वो उत्तर पश्चिम भारत के न्यून
वायुदाब केंद्र की ओर जो है आकर्षित होने में लगती है, लो टेम्परेचर की ओर या लो प्रेशर की ओर। 60 सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा रेखा जो है आइसो हाइट लाइन है, मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में जो है विभाजित कर देती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है और इस ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा के नाम से जानते हैं और ग्रीष्म ऋतु को उनाला के नाम से जानते हैं। इसके बाद शीत ऋतु आता है जो कि 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक का समय होता है। जनवरी में लगभग 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा को मध्य प्रदेश उत्तर और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करता है। शीत ऋतु में रात के तापमान में गिरावट होने के कारण जो ऊंचे पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है उन्हें पाला या कोहरा जो है बनने लगता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के दौरान जनवरी के जो माह हैं वो उच्च वायुदाब पैदा हो जाता है और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है और स्थानीय रूप से इसे माहोट या मावट के नाम से जाना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसे सियाला कहते हैं, सियाला के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को कहा जाए उनाला, वर्षा ऋतु कहा जाए चौमासा, शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में ये आपकी वर्षा ऋतु है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में वर्षा सबसे कम जो है गोहद भिंड जिले में होती है। सबसे अधिक की बात की जाए तो पचमढ़ी में होती है, नर्मदापुरम जिले में। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप जाएंगे, मतलब कि साउथ से अगर आप उत्तर की ओर जाते हैं, नॉर्थ की ओर, तो वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। और अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तब भी वर्षा की मात्रा में जो है कमी देखने को मिलती है। ये दो पॉइंट है जो कि आपको हमें लगता है याद आपको जरूर करने चाहिए। विद्वानों के अनुसार मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण की बात किया है तो A.R. सुब्रमण्यम तथा टी श्री मन्ना नारायण 1991 के अनुसार देखेंगे, जो थॉर्नवर्ट के अनुसार देखें और कोपेन के अनुसार देखेंगे। तो तीन तरीके से मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम A.R. सुब्रमण्यम टी के अनुसार देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश को इन्होंने जलवायु को तीन भागों में बांटा है, अर्ध शुष्क एवं स्टेपी। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम मंदसौर, नीमच, चंबल जिलों में देखने को मिलता है। गर्म शीतोष्ण वर्षा ऋतु का विस्तार मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम तक देखने को मिलता है और उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु का विस्तार राज्य के सीमित दक्षिणी भाग में जो है देखने को मिलता है। इसके बाद थॉर्नवेट के अनुसार भी इन्होंने भी तीन भागों में बांटा है, तर अल्पाद जलवायु, शुष्क अल्पाद जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। थॉर्नवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का जो अधिकतम भाग है CAW में आता है। ये इंपोर्टेंट है CAW, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये देख सकते हो आप, अर्ध शुष्क स्टेपी, गर्म शीतोष्ण, अर्ध शुष्क, ये आपका किसके अनुसार है? A.R. सुब्रमण्यम के अनुसार है। और ये आपका देखा जाए तो अर्ध शुष्क, शुष्क अल्पाद, उत्तर अल्पाद, ये आपके थॉर्नवेट के अनुसार है। और आपका आता है कोपेन के अनुसार। तो इन्होंने भी तीन वर्गों में बांटा है, आर्द्र उष्ण भू मध्य सागरीय जलवायु, CWG कोड रखा है। जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी और रीवा क्षेत्र आते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW कोड है। इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन क्षेत्र आते हैं। आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु की बात की जाए तो BSHW, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा जिले शामिल किए जाते हैं। ये जो कोड लिखा है, आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु CWG, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW, आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु BSHW, ये कोड इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। गोवा में प्लान की बात की जाती है, गोवा प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंपोर्टेंट यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। गोवा प्लान की बात किया तो 21 जून 2025 को 12 मिहिर तारामंडल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थापित जो है किया गया है और यह एक आधुनिक खगोलीय वेधशाला है। मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य किरणें 21 जून को प्राप्त होती है। लू प्राया ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा कहलाती है। एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेकर अनुसंधान केंद्र समीप है। राज्य के पूर्वी भाग में मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा में आती हैं और राज्य के दक्षिण तथा ऊंचे भागों से टकराकर वर्षा करती हैं। परिणाम स्वरूप बालाघाट में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्षा के वितरण में पर्वत मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसमें पचमढ़ी, मैकाल, पठार इसी कारण से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापमांतर मार्च के महीने में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय आकाश स्वच्छ, वायु में आर्द्रता बहुत कम होती है। राज्य में 80 से 90% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। शीतकाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतकालीन बौछारों से के द्वारा वर्षा होती है और राज्य में माहोट या मावट जैसे कहते हैं। सामान्यतः जनवरी माह में 21.1 सेंटीग्रेड के समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। शीत ऋतु में रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी और पहाड़ियों में पाला या कोहरा बनने की दिशाएं बनने लगती हैं। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का राज्य अधिकांश अतितापीय वर्ग में जो है आता है।
उच्चतम औसत वर्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्वी बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी क्षेत्र जो है प्राप्त माने जाते हैं। वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। इसके बाद अगर बात किया है तो पवनों की दिशा पश्चिम दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हो जाती है। जनवरी माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा पुनः मध्य प्रदेश को काटती है, किंतु हवाओं की दिशा उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसके बाद बात किया है तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा अरब सागर से होती है। तो दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम भाग में अरब सागर से। मध्य प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत जो है आता है। तो आज हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात की है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश की भूगोल से या मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से अंतिम कौन सा होने वाला है, 17वां नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश के परिवहन, रेल, सड़क और वायु के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा यहाँ पर एमपी ज्योग्राफी जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर एमपी ज्योग्राफी के बाद एमपी की हम इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। तो अंतिम चैप्टर ज्योग्राफी का और है, उसको भी पूरा जो है हम एक बार जरूर कवर कर लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।